This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। बेनामी संपत्ति खरीदने के कानून में संशोधन से क्या आएगी प्रॉपर्टी की खरीद में पारदर्शिता। कानून में संशोधन के जरिए की जा रही है काले धन पर रोकथाम की कोशिश। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और जानिए कि क्या है कोवर्किंग स्पेसेस या साझा दफ्तर और क्या हैं इनके फायदे। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को मंजूरी दी। बेनामी शब्द सुना तो हम सब ने है, लेकिन इस अध्यादेश के मुताबिक क्या बेनामी है और क्या नहीं, इसकी जानकारी दे रहे हैं हम। काला धन छुपाने का सबसे आसान तरीका प्रॉपर्टी खरीदना रहा है, पर अब हालात बदल रहे हैं। बेनामी संपत्ति लेन देन अध्यादेश 2015 के तहत प्रॉपर्टी के उन सब सौदों पर कार्रवाई की जाएगी जो फर्जी नामों और अज्ञात फंड के जरिए खरीदी गयी। हमारा अंदाजा है कि 30 से 40% सौदे बेनामी होते हैं। इस संशोधन से सेक्टर में पारदर्शिता आएगी। बेनामी ट्रांजैक्शन। फारसी में बेनामी के मायने बिना नाम का है। अध्यादेश में इस शब्द को उस लेन देन के लिए परिभाषित किया गया है जहां संपत्ति का असली मालिक वो नहीं है जिसके नाम पर संपत्ति ली गई है। दोषी पाए जाने पर प्रॉपर्टी जब्त होगी, 1 से 7 साल की कैद होगी और प्रॉपर्टी की कीमत का 25% हिस्सा जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा। गलत जानकारी देने पर 6 महीने से 5 साल तक की कैद और प्रॉपर्टी की कीमत की 10% राशि का जुर्माना होगा। बहुत बड़ा डिटरेंट है उन लोगों के लिए कि जो लोग बेनामी होल्डिंग करते थे प्रॉपर्टीज़ में या रियल एस्टेट में, और जब वो नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो रियलिस्टिक रेट्स हैं, जो रेट्स होने चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, जो एक एक्चुअली एंड यूज़र जो एक्चुअली जो कोई मकान खरीदना चाहता है या लैंड परचेज़ करना चाहता है बट कर नहीं पाता क्योंकि रेट्स ऑलरेडी बहुत हाई हैं, क्योंकि उसमें ब्लैक मनी है, तो वो रेट्स थोड़े से स्टेबलाइज होने के लॉन्ग रन में जो है थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि वो रेट्स बहुत अच्छे उसमें आ जाएंगे। अध्यादेश में साफ तौर से भी लिखा है कि किन सौदों को बेनामी नहीं माना जाएगा। पति या पत्नी, बच्चे, भाई बहन, वंशज, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता या ट्रस्टी के नाम पर हुआ लेन देन वैध होगा। इस अध्यादेश ने 1988 के कानून की जगह नहीं ली है, लेकिन सरकार की अगर नीयत सही है और लागू करने की इच्छा शक्ति है तो ये कानून भी बन जाएगा। नई दिल्ली से अनीता ओझा, एनडीटीवी। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विनय सिंह, जो कि फाउंडर और ओनर हैं विनय सिंह एंड एसोसिएट्स के और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी हैं। साथ में हैं रवि सोन, जो कि सीईओ हैं जेएमएस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के। तो शुरुआत आपसे करेंगे विनय। ये जानना चाहेंगे कि पुराना जो कानून था उसमें संशोधन करना पड़ा है, क्या वजह थी, क्या उसमें ऐसे लूप होल्स थे जिसकी वजह से काला धन बेनामी संपत्ति में जा रहा था? पुराना जो कानून था वो तो कानून तो बन गया, लेकिन उसके रूल्स कभी बन ही नहीं पाए, तो एक तरीके से वो कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। और जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ कोशिश की इम्प्लीमेंट करने की इस कानून को, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा।
तो अब जो नया कानून आया है ये फाइनल एक करेक्ट रूप में लग रहा है ऐसे तो कि इम्प्लीमेंट होगा। अब उसे बिल को पास करके कानून बनना बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है। जी रवि, आप क्या मानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह से बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का आना अच्छा रहेगा या नुकसान होने वाला है आपकी जो बिल्डर कम्युनिटी है उसको? नहीं, देखिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। जो हम पिछले दशक और 10 साल से पहले देखें और आज की तारीख में जैसे रियल एस्टेट को करा जाता है या इंडस्ट्री है, उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्लाइंट हैं, जो बैंकर्स हैं, जो और भी कोई लोग हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, सारे आदमी जो है पारदर्शिता के ऊपर फोकस करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तीनों में जो है इंडस्ट्री को तो फ़ायदा ही होगा। बेसिकली जो हमको ये देखना चाहिए कि ये ओवरऑल गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है जिसमें कि वो काला धन कम करके इकोनॉमी में जो है इनफ्लो लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि पहले काफ़ी काला धन जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी कोशिश है और विनय से मैं सहमत रखता हूँ कि इस बार जो है पूरे दिल से कोशिश करी गई है और मुझे उम्मीद है कि सक्सेस मिलेगी। विनय, अक्सर लोग अपनी फैमिली के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कई दोस्तों के साथ मिलकर के कोई साथ में व्यापार के लिए खरीदता है। तो किस तरह से, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको नहीं इन्वॉल्व किया गया है और उनको वहाँ पे इस बेनामी एक्ट से राहत रहेगी? जो बेसिक जो कैटेगरीज जो बाहर रहेंगे वो आपका परिवार ही है, आपके भाई या बहन, आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स या आपके बच्चे और उनके बच्चे। तो ये सारी या जैसे आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो ये सारी एंटिटीज़ है कि इनके साथ में अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो तो इन्हें बेनामी नहीं माना जाएगा। बाकी सब एक तरीके से बेनामी ही होंगे। तो अब देखना सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो कानून है ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, गवर्नमेंट उसको किस फोर्स से इम्प्लीमेंट करती है। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफ़ी हैं इसके, जैसे कि रवि ने कहा ट्रांसपेरेंसी वगैरह बहुत आ जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये हम अभी भी कह नहीं सकते। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बेनामी ट्रांजैक्शंस होती हैं एग्रीकल्चरल लैंड में, तो सिटी में फ्लैट्स वगैरह में इतनी बेनामी ट्रांजैक्शंस नहीं होती। तो वहाँ क्या इम्पैक्ट होगा उसका, हो सकता है कि रिवर्स इम्पैक्ट भी हो कि जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी भी बदल जाए अगर इस कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि जिसके पास भी ब्लैक मनी है वो डालेगा कहाँ उसे, वो सोचता है कि मैं ज़मीन में ही डालूँ। तो अभी इसका इम्पैक्ट हम नहीं अब जज कर पाएंगे। गवर्नमेंट किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करती है वो बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। जी, यहाँ पे रवि एक सवाल ये भी उठता है कि कई लोग जो हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं कभी कभार अपने यहाँ जाहिर तौर पर विनय कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम बात फ्लैट्स वगैरह की करें या प्लॉट्स की करें तो कई बार होता है कि आप किसी और के साथ मिलके भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है परिवार ही हो। तो यहाँ आपको प्रॉब्लम लगती है कि कहीं वो प्रॉब्लम आ सकती है कि लोग अब बन जाएंगे कि आप सिवाय परिवार के आगे सोच ही नहीं सकते? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ मिल के नहीं खरीद सकते या किसी के साथ में आप शेयरिंग नहीं डाल सकते, या आप अपने दोस्तों के साथ में 2 दोस्त या भाई मिल के नहीं कर सकते। इसका मेन मुद्दा ये है कि अगर वो पैसा आपका है, आपने किसी और के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, पीछे जो है वो आप बैठे हो और वो प्रॉपर्टी आपकी है। इसका मुद्दा ये नहीं है कि मैं अपने दोस्त के साथ में प्लॉट शेयरिंग में डाल के आधा नहीं ले सकता। जो सोर्स ऑफ इनकम है मेरे को वो डिक्लेयर करना पड़ेगा और लीगली मेरे को बताना पड़ेगा। तो आप 10 नाम रख सकते हैं, उसमें ऐसी कोई लीगैलिटी नहीं है कि जी आप नाम होना चाहिए और सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका वैलिड है, करेक्ट, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो आप इसे किसी भी तौर से एक डेटरेंट नहीं मानते हैं? मुझे नहीं लगता, बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो लैंड पार्सल बंधे हुए पड़े रहते थे वो अब जो है मार्केट में वापस आएंगे और एक राइट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकलेगी और जो क्लाइंटों के लिए और जो एंड यूजर्स हैं उसके लिए एक बहुत एडवांटेजेस सिचुएशन होगी।
जी बिल्कुल। विनय, यहाँ पर अगर हम बड़े स्तर की भी बात करें तो कई बार होता है कि बैंक्स लोन्स देते हैं और उसके बाद कई बार जिन्होंने लोन लिया है वो प्रॉपर्टी वो साइफन ऑफ करके प्रॉपर्टी में कर देते हैं। कोलैटरल आपने कुछ दिया है लेकिन अलग से उसकी प्रॉपर्टी बन गई है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, वो पैसा कहाँ गया, आपने बाद में लॉस दिखा दिया या आपने जो भी दिखाया पता नहीं चला। तो आप क्या मानते हैं कि अब पॉसिबल हो पाएगा ऐसे भी मामले पकड़ पाना, या वो सब दायरे में नहीं आ पाएगा? नहीं, ये सब चीज़ें कभी आसान नहीं होती। आपको पता कुछ चल गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो ये इतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं। दूसरी बात जो आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं, नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है कि आपकी बेनामी मतलब नाम आपका सही है लेकिन आपकी सोर्सेज जो हैं वो इस्टेब्लिश नहीं आप कर पा रहे, तो क्या उसका मतलब है वो बेनामी कहलाएगी? गवर्नमेंट किस तरीके से और किस हार्शनेस से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी? तो ये जैसे मैं कहा, ये कोई सिंपल मामला नहीं है। इम्प्लीमेंट कैसे होता है? अगर हैरेसमेंट शुरू हो गई तो अपने आप लोग नाराज़ हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको कानूनी बदलना पड़े कहाँ ना कहाँ जाकर। तो ये सारी चीज़ें ज़रा टाइम ही बताएगा, वक्त ही बताएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट होती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इतना है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्रॉपर्टी में या प्लॉट्स में या लैंड में, वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि गिर जाए, जब तक लोग समझ नहीं पाए कि भाई अब इसका हम क्या करें कि हम प्रॉब्लम में नहीं आए यहाँ। रवि, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टी से जुड़े हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो आप अपना पैन नंबर का इस्तेमाल हो या कोई भी तरीके हों। तो आप क्या मानते हैं कि एक जिसे कहते हैं सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रहा है ट्रांसपेरेंसी की तरफ भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट? जी बिल्कुल बढ़ रहा है, पर जैसे विनय कह रहे हैं, ही इज़ राइट कि ये वाला जो लॉ है इसको इम्प्लीमेंट करने में हम ये उम्मीद ना रखें कि जी 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा या गवर्नमेंट 1 महीने में इम्प्लीमेंट कर देगी। हो सकता है 1 साल, हो सकता है 1.5 साल, और इसमें काफ़ी सारे संशोधन, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे काफ़ी सारे संशोधन आएंगे। पर लॉन्ग टर्म के लिए, ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, ब्लैक मनी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि अगर हम बैकग्राउंड देखें गवर्नमेंट का, तो हैरेसमेंट शायद उनका ना रीज़न रहा हो, ब्लैक मनी को मेन स्ट्रीम में लाना उनका मेन रीज़न रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आखिरी सवाल विनय आपसे संक्षिप्त में ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से प्रॉपर्टीज पिन पॉइंट होंगी, ये कुछ क्लियर होगा क्या? मैं समझता हूँ एक चीज़ है, जैसे आपने कहा कि कोई कंप्लेन आई या कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, जो अथॉरिटी है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी ही है। दूसरी चीज़ है, जैसे आपको पता है कि कोई भी सेल परचेज होता है 30 लाख से ऊपर, तो वो रिपोर्ट किया जाता है इनकम टैक्स को। तो ये एक ज़रिया हो सकता है कि आप स्क्रूटिनी तो करेंगे ही, और जब स्क्रूटिनी होगी तब आप इस एंगल पर भी ज़रा चेक करेंगे कि भाई ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, ये वाकई में आपके पैसे थे कि नहीं थे। तो यही बात आ जाएगी कि अगर वो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम आप नहीं इस्टेब्लिश कर सकते तो प्रॉपर्टी बेनामी क्लासीफाई हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये 2 आपके प्राइमरी सोर्सेज रहेंगे कि एक तो जो स्क्रूटिनी का मामला है इनकम टैक्स में एग्जिस्टिंग, और दूसरा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है। हो सकता है फिर अभी आप कुछ अलग अलग ज़रिए बनाएंगे कि भाई किन लोगों को टारगेट किया जाए जहां आप समझते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि रूरल में हो रहे हैं, तो शायद आप रूरल में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये तो अभी गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशा यही है इस संशोधन जो नया आया है उससे यही है कि काला धन अब लिमिट होगा और साथ ही में पारदर्शिता आ जाएगी रियल एस्टेट सेक्टर में। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।